जय हिंद, नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में आप सभी भाई बहन लोग अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है कि सीटेट का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है और सभी भाई बहन लोग सीटेट की तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, सीटेट के एग्जाम को देखते हुए मेरा इस चैनल पे सीटेट की सीरीज चल रही है और दोस्तों उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग अधिगम टॉपिक पर चर्चा एवं परिचर्चा होगी। अधिगम से जुड़ी हुई परिभाषाएं और मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के संदर्भ में कौन कौन सी परिभाषाएं एवं मनोविज्ञान के सिद्धांत अधिगम के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं से ही संबंधित वीडियो अपने इस चैनल पे लाता ही रहता हूँ। दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग सीटेट के एग्जाम को देखते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अधिगम एक ऐसा टॉपिक है, चाहे दोस्तों टीईटी के सुपर टेट को ले लिया जाए, चाहे किसी भी राज्य के पेपर को, टीचर के संबंधित किसी भी राज्य के पेपर को ले लिया जाए, अधिगम टॉपिक से एक दो प्रश्न हमारे पेपर में मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों, इसको देखते हुए अधिगम टॉपिक को हम काफी अच्छे से समझाने का आपको प्रयास करेंगे, ताकि अधिगम से आए हुए किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत एवं परेशानी ना हो पाए। दोस्तों चलिए देखिए, दोस्तों अधिगम की पहले देखते हैं अधिगम हम किसे कहते किसे हैं, अधिगम होता क्या है और अधिगम कैसे अर्जित किया जाता है, व्यवहार में कैसे लाया जाता है। दोस्तों देखिए, सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। हम लगातार जो भी चीज देख रहे हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो दोस्तों, सीखना एक निरंतर चलने वाली, कॉन्टिन्यूसली चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और अधिगम से अभिप्राय क्या होता है कि अधिगम से अभिप्राय अभ्यास या अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाता है। जो हमें अभ्यास और अनुभवों के द्वारा हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन आ जाना ही अधिगम कहलाता है। अधिगम की परिभाषा से हमारा तात्पर्य है कि सीखना क्या होती है, निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है और अभ्यास या अनुभवों के द्वारा व्यवहार में आया हुआ कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। दोस्तों, अब हम लोग अधिगम की परिभाषाओं को देख लेते हैं कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की कौन कौन सी परिभाषाएं अपने मनोविज्ञान के सिद्धांत में बताई हैं। दोस्तों देखिए, वुडवर्थ जी की पहली परिभाषा आती है। वुडवर्थ जी ने अपने मनोविज्ञान में अधिगम के परिप्रेक्ष्य में कौन सी परिभाषा को बताया है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। नवीन ज्ञान, हम कोई भी नवीन ज्ञान अर्जित करते हैं और नवीन ज्ञान अर्जित करके उस पर जो हम प्रतिक्रिया नई प्रकार की करते हैं उसका अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है, ऐसा वुडवर्थ जी का मानना था। दूसरे मनोवैज्ञानिक आते हैं दोस्तों स्किनर महोदय, और स्किनर महोदय ने अपने मनोविज्ञान के सिद्धांत में अपने मनोविज्ञान की परिभाषा अधिगम के परिप्रेक्ष्य में दिया कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। जो हम प्रगतिशील व्यवहार दिखाते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में और उसकी प्रक्रिया को ही हम अधिगम कहते हैं, ऐसा मानना स्किनर महोदय जी का था। दूसरे, इसके बाद दोस्तों तीसरे मनोवैज्ञानिक जी आते हैं गेट्स व अन्य, और गेट्स व अन्य ने अपने मनोविज्ञान के अधिगम की परिभाषा में क्या बात बताई, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आना अधिगम कहलाता है। जो देख करके जो हम अनुभव लेते हैं और उसके अनुभव पर आधारित प्रशिक्षण जो हमें प्राप्त होता है उसके द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन हमारे आता है उसे अधिगम का रूप दिया गया गेट्स व अन्य महोदय के द्वारा। जो गेट्स व अन्य महोदय जो गेस्टाल्टवादी थे उनके द्वारा यह परिभाषा दिया गया कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में आया हुआ कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। दोस्तों, इसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड महोदय आते हैं। उन्होंने अपने अधिगम की परिभाषा में कौन सी मनोविज्ञान में अधिगम के परिप्रेक्ष्य में अपनी परिभाषा को बताया है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है, ऐसा गिलफोर्ड महोदय जी का मानना है कि हम किसी के व्यवहार को देख करके अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं वैसा परिवर्तन ही हमको अधिगम का ज्ञान कहलाता है कि हमारे व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ कोई परिवर्तन अधिगम कहलाता है। दोस्तों, इसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं क्रो एंड क्रो। दोस्तों, क्रो एंड क्रो की परिभाषा हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में कई बार पूछी गई है और बार बार रिपीट होने वाली ये परिभाषा है। क्रो एंड क्रो से संबंधित परिभाषाएं हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछी गई हैं। इसलिए दोस्तों, क्रो एंड क्रो की परिभाषा को पढ़ना और देखना काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसको देखते हुए दोस्तों हम लोग चलिए अब हम लोग क्रो एंड क्रो की परिभाषा को देखते हैं। अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिवर्तन सम्मिलित हैं। अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं, जो हमें वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति चाहिए होती है,
उसके कारण जो हमारे व्यवहार में आया हुआ समस्त परिवर्तन है उसको अधिगम कहते हैं, ऐसा क्रो एंड क्रो का मानना था। दोस्तों क्रो एंड क्रो एक ही मनोवैज्ञानिक नहीं है, क्रो महोदय दो नाम लिख गया है, क्रो एंड क्रो। एक क्रो जो है उनके हस्बैंड है और एक क्रो उनकी वाइफ है, तो इसलिए इनको कहा जाता है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो के दोनों कपल थे। क्रो एंड क्रो ने कहा है अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है, ऐसा क्रो एंड क्रो जी का मानना था। अब दोस्तों जो मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अधिगम के सिद्धांत बताए हैं मनोविज्ञान टॉपिक पर, उन्होंने कौन से सिद्धांत बताए हैं? महत्वपूर्ण 9 सिद्धांत अधिगम के मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं। ये क्रमवार दोस्तों लिखे हुए हैं। पहला सिद्धांत दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा जी ने बताया था अधिगम के परिप्रेक्ष्य में अपना सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा जी की देन है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। लास्ट ईयर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पूछा गया था। और इसके बाद दोस्तों दूसरा जो सिद्धांत है वो स्किनर महोदय का दिया हुआ है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत दोस्तों आता है थार्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत। और दोस्तों पांचवा सिद्धांत रॉबर्ट गेने जी का है, अधिगम सोपानकी का सिद्धांत। और पांचवा सिद्धांत दोस्तों गेस्टाल्ट सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। इसको दोस्तों किसने दिया है? तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने, गेट्स व अन्य लोगों ने, जो उसमें कोहलर और वाइगोत्स्की जी थे, उनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया सूझ का सिद्धांत। दोस्तों इसके बाद आता है तल रूप का सिद्धांत। तल रूप का सिद्धांत दोस्तों कुर्ट लेविन जी की देन है और कुर्ट लेविन जी ने तल रूप का सिद्धांत अपने मनोविज्ञान के अधिगम सिद्धांत में दिया है। दोस्तों इसके बाद 7वां सिद्धांत आता है आशुबेल जी का सिद्धांत, जिसे शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। ये आशुबेल जी के अधिगम के सिद्धांत में मेन सिद्धांत है। आशुबेल जी ने अधिगम के अपने सिद्धांत में शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। दोस्तों इसके बाद 8वां सिद्धांत आता है टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत। ये दोस्तों टॉलमैन जी ने अपने अधिगम के सिद्धांत में, टॉलमैन जी की महत्वपूर्ण देन है, चिन्ह द्वारा जो बच्चे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रिया से वाकिफ होते हैं, उसे दोस्तों टॉलमैन महोदय जी ने अपने अधिगम के सिद्धांत में बताया है। दोस्तों 9वां और लास्ट जो सिद्धांत अधिगम का आता है वो दोस्तों अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत आता है। और ये दोस्तों कार्ल रेंसल रोजर्स ने अनुभवजन्य अधिगम द्वारा सीखना बताया है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ हो गए अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत। महत्वपूर्ण सिद्धांतों की अपनी एक प्रत्येक की एक व्याख्या है। इस व्याख्या को मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को यही हम समाप्त करते हैं। और दोस्तों आप लोग अपने सीटेट की तैयारी में लगातार लगे रहिए। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं से ही संबंधित वीडियो अपने इस चैनल पे लाता ही रहता हूं। वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।